हेलो डियर, मैं अंकित वागले आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए थे 2020 में, उसकी 2 दिसंबर की शिफ्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले 1 दिसंबर की जो शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स के क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है 16,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। देखिए, प्रिंसिपल हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल हमें दिया है 16,000 रुपये और रेट हमें दी है 5%, और 3 वर्ष में SI और CI का जो डिफरेंस है वो हमको बताना है। 1 साल की रेट 5% है तो 3 साल में SI कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, ये मिलेगा 15%। ठीक है, 15%। और अगर हम यहाँ से CI की बात करते हैं, CI कितना मिलेगा परसेंटेज में, आपको पता होना चाहिए 5% की रेट में 3 साल में कितना ब्याज मिलता है, 15.7625%। ठीक है, इनका डिफरेंस हमसे पूछा है, तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 0.7625। ठीक है, यानी 16,000 का हमें कितना निकालना है, 0.7625%। तो निकालते हैं। देखो, 16,000 इंटू 0.7625%, इसका हमें निकालना है अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में कितनी जीरो जाएगी, 4 जीरो। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो तो कटी जाएगी, 16 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 0 4, 16 छक्कम 96, 96 4 100, 0 10 लग गया, 16 सत्ते 112 और 10 122, इतना आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितनी जीरो है, 3 जीरो। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी तो हमारे पास में कितना आएगा, 122। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक गाय को 20.5 मीटर के एक चौकोर आकार के घास के मैदान के एक कोने में एक खूंटे से बांध दिया जाता है। रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है। उस मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है जिसमें गाय नहीं चर सकती। ठीक है, देखिए, इस प्रकार का एक चौकोर मैदान आपको दे रखा है। चौकोर का मतलब क्या है, ये एक वर्ग की तरह है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। ठीक है, ये लंबाई है, ये बराबर है चौड़ाई के। जो मैदान है हमारे पास में, इसमें एक गाय बांध रखी है, एक कोने पर एक खुंटा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक गाय बांध रखी है, और गाय के गले में जो रस्सी है वो कितने की है, वो 10.5 मीटर की है। ठीक है, 10.5 मीटर का एरिया यहाँ पे कवर करेगी। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये गाय चर सकती है, इतने हिस्से में गाय चरेगी। ठीक है, एक त्रिज्य खंड के आकार में। और यहाँ पर एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए, जो वर्ग होता है उसके जो चारों एंगल होते हैं कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। यानी कि ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है, जिस क्षेत्र में गाय नहीं चर सकती उसका क्षेत्रफल, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए, हम क्या करेंगे, हम वर्ग का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से घटा देंगे जितने में गायें चर सकती है। ठीक है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। इसकी भुजा हमें कितनी दी है, 20.5 मीटर, 20.5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं, देखो, जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। पंजे पंजे 25, लास्ट में 25 तो आएगा ही, और यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ये 20 है तो इससे एक अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 21 से, 21 दूनी 42, तो इसका स्क्वायर क्या आ गया, 420.25। ठीक है, तो इस पूरे चौकोर मैदान का एरिया मेरे पास में कितना है, 420.25। ठीक है, अब हम निकालते हैं ये जो त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप निकालते हो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू उसने हमें दी है 10.5, इतने क्षेत्र में गाय चरती है। ठीक है, और रस्सी की लंबाई जो होगी इसको हम आर मानेंगे, और थीटा इक्वल टू हमारे पास में कितना है, 90। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7,
इंटू आर की वैल्यू हमें दी है 10.5, 10.5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगी और 9 चौक 36, यहाँ पे आ गया 4, 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4 और यहाँ पे जाएगा 11 पर। ऊपर क्या बच गया, देखो यहाँ पे बच गया 7 दूनी 14 अपॉन में कितना बचा 14, ठीक है। ऊपर इसका स्क्वायर करेंगे, पंजे पंजे 25, लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। 11 से मल्टीप्लाई करो 110, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आ गई इतनी, और इंटू में हमारे पास में 11 भी है। 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। देखो 5, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लाई आ गई अपॉन 14। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 तो होगा ही होगा, और आगे के दो अंक ऐड करते चले जाओ और लास्ट में जो है वो लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट भी था, यहाँ पे आएगा 0.75, ठीक है। इसको 14 से डिवाइड करेंगे, 14 से कितनी बार चला जाएगा, 14 अट्ठे 112, ठीक है, 112, और यहाँ पे कितने बच गए 8, 8 और 1 9, 92 बच गए। 14 छंग 84, ठीक है, यहाँ पे 84, तो कितने बच गए 6 और 2 8, पॉइंट 14 छंग 84, यहाँ पे 3, 14 दूनी 28, ठीक है, 5 और 2 7 और 14 पंजे 70, ठीक है। ये किसका एरिया हमारे पास में आया, ये इस सेक्टर का एरिया हमारे पास में आया, ठीक है, इस वाले सेक्टर का एरिया। और हमें किसका एरिया पूछा है, इस वाले का एरिया पूछा है, ठीक है। तो निकालते हैं, 420.25 में से इसका एरिया घटाएंगे, ये वाला एरिया घटाएंगे, तो हमारे पास में इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो 420.25 माइनस 86.625 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे, ये क्या आ जाएगा 333.625, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर की एक गोलाकार ठोस लीड बॉल को पिघलाया जाता है और त्रिज्या 3 मिलीमीटर की छोटी ठोस लीड बॉल बनाई जाती है। छोटी गेंदों की संख्या क्या है। देखिए एक गोलाकार बूंद है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, उसको पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गेंदों में बदला जाता है। अगर बड़ी गेंद को पिघलाकर छोटी गेंद में कन्वर्ट करना चाहता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनका आयतन निकालना पड़ेगा। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसका आयतन निकालते हैं। त्रिज्या हमें कितनी दी है बड़े वाले की 9 सेंटीमीटर, 4/3 इंटू पाई एज इट इज़ रखेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, आर की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, आर का क्यूब है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अगर इसको 3 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3/10, इसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसने हमसे पूछा है छोटी ठोस लीड बॉल कितनी बनाई जा सकती है। ये आयतन हमारे पास में आ गया बड़ी बॉल का, अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास में संख्या आ जाएगी छोटी बॉल कितनी बनाई जा सकती है इसके आयतन से, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा 4/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू हमें दी है उसने 3 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, इंटू 3/10 इंटू 3/10 और इंटू 3/10, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से संख्या निकल के आ जाएगी कितनी बॉल बनाई जा सकती है। इसको सोल्व करते हैं, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। देखिए 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 9 तो कट ही जाएगा एक बार, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 3 3 9, ये आ जाएगा 3, तो 9 3 27, और ये 3 0 अपॉन में है तो ये सबसे ऊपर जाएगी, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27,000, 27,000, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 6,060 रुपये को ए बी सी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाता है कि यदि यह ए के हिस्से से 15 रुपये कम कर दिए जाते हैं, बी के हिस्से से 20 रुपये कम कर दिए जाते हैं और सी के हिस्से से 25 रुपये कम कर दिए जाते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। सी का मूल हिस्सा कितना था। देखिए
हमें राशि कितनी दी है, हमें राशि दी है 6060 रुपये, ठीक है। और उसने बोला है अगर ए के हिस्से से 15 रुपये कम कर दिए जाए और बी के हिस्से से 20 रुपये कम कर दिए जाए और सी के हिस्से से 25 रुपये कम कर दिए जाए तो इनका अनुपात क्या हो जाता है, 5:7:8, ठीक है। ये अनुपात हम लिख लेते हैं 5:7:8। ये कम करने के बाद है ए के हिस्से से 15 रुपये कम किए और बी के हिस्से से 20 और सी के हिस्से से 25, तो इन तीनों को ऐड करो, 25 और 15 40 और 20 60, यानी कि टोटल 60 रुपये कम किए गए हैं, ठीक है। अगर इसमें से 60 रुपये कम कर दिए जाए तो इनका रेशो क्या आ जाएगा, इनका रेशो हमारे पास में ये आ जाएगा 5:7:8, ठीक है। इसमें से 60 रुपये कम करते हैं तो कितने बचेंगे, 6000 रुपये, ठीक है। अब ये किस रेशो में बटेंगे 6000 रुपये, ये इस रेशो में बटेंगे, ठीक है। यहाँ से इनका योग टोटल हम देखते हैं कितना है, 8 और 7 15 और 5 20, ठीक है। यानी कि 20 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 6000। 20 की वैल्यू हमारे पास में 6000 रुपये है और हमें वैल्यू किसकी पूछी है, उसने वैल्यू पूछी है सी की राशि की। सी की राशि कितनी है, सी के हिस्से में कितना आया, तो सी के हिस्से में कितना आया, इसमें से 8 तो इसके हिस्से में आया ही आया, बट 25 रुपये और इसके हिस्से में आए, ठीक है। तो यहाँ से 8 की वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे, फिर उसमें 25 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 की वैल्यू मेरे पास में ये है, 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा 6000/20, ठीक है। और अगर यहाँ से 8 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 8, 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 या 60, ठीक है, 300 आ जाएगा और 8 या 24, ये आ गया टोटल 2400 रुपये। तो उसके पास में 6000 में से आए, 25 रुपये उसने कम भी किए थे, ठीक है। तो इसमें 25 रुपये और ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2425। तो सी के हिस्से में कितने रुपये आए, 2425 रुपये। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक प्रकाशक 30% के लाभ पर थोक व्यापारी को एक पुस्तक बेचता है। थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को 25% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। 20% का लाभ अर्जित करके पुस्तक को एक ग्राहक को 312 में बेचा जाता है। थोक व्यापारी के लिए पुस्तक की लागत मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। देखिए हमें दिया है जो प्रकाशक है वो 30% के लाभ पर एक थोक व्यापारी को एक पुस्तक बेचता है। 30% का लाभ इसने लिया होगा। देखिए हम मानते हैं जो प्रकाशक है उसका जो सीपी था, उसका लागत मूल्य था वो पी है, ठीक है। इसका लागत मूल्य पी था, इस पर उसने 30% का लाभ लिया। 30% की लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 13/10, ठीक है। इतना लाभ उसने लेकर उसको किसको बेच दिया, थोक व्यापारी को बेच दिया। फिर वो बोल रहा है आगे, जो थोक व्यापारी है उसने खुदरा व्यापारी को बेचा, खुदरा व्यापारी को बेच दिया 25% के लाभ पर। ये किसका है, ये थोक व्यापारी का सीपी हमारे पास में है, इस पर लेगा वो कितने का, 25% का लाभ। 25% की लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5/4। इतने का लाभ लेकर वो उसको बेचेगा। अब ये किसका सीपी हमारे पास में आ गया, खुदरा व्यापारी का। खुदरा व्यापारी ने वो पुस्तक कितने की ली होगी, इतने की ली होगी, ठीक है। और आगे उसने बोला है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इस पुस्तक को एक ग्राहक को 312 रुपये में बेचा गया। 20% लाभ की फ्रैक्शन क्या होती है, 6/5, ठीक है, 6/5। ये जो सीपी हमारे पास में आया, ये किसका सीपी आया, ये ग्राहक का सीपी आया, ठीक है। ग्राहक ने कितने दिए हैं इसके लिए, 312 रुपये, ठीक है, क्योंकि उसने 20% का लाभ लेकर इसको बेचा है खुदरा व्यापारी ने, इक्वल टू 312 रुपये। इतना उसने दिया है ग्राहक ने। ये ग्राहक का सीपी हमारे पास में था और क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, 312 रुपये। तो हमने इसको इससे इक्वेट कर दिया, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 5 6 तो 5 कट ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 0 और 3 चौक 12, ठीक है। और 13 अट्ठे 104, 13 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाशक है उसका सीपी हमारे पास में कितना आएगा, 10 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और ये 2 भी है अपॉन में, यानी कि 10 दूनी 20, 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 8 में, 8 दूनी 16, 160 रुपये। जो प्रकाशक था उसका सीपी हमारे पास में कितना आया, 160 रुपये, ठीक है। और उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, थोक व्यापारी के लिए पुस्तक की लागत मूल्य क्या थी। प्रकाशक ने क्या किया था, थोक व्यापारी को 30% का लाभ लेकर बेचा था, यानी कि इस पर 30% का लाभ लेकर बेचा था। इसका 30% का लाभ हम निकालते हैं 13/10, ठीक है। 30% लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 0 से 0 काटेंगे, 13 छक्के 78, ठीक है। 13 एकम 13, 13 और 7 20,
208 रुपये। यानी थोक व्यापारी का जो लागत मूल्य था वो कितना था, 208 रुपये। उसने कितने में खरीदी थी प्रकाशक से, 208 रुपये में, और यही वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 5,808 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में एक ऋण वापस किया जाता है। ऋण की कुल राशि क्या है यदि चक्रवर्ती ब्याज सालाना चक्रवृद्धि दर प्रति वर्ष 10% है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो किस्तों के क्वेश्चन होते हैं सीआई के, उसमें जो परसेंटेज होती है ये क्वेश्चन की जान होती है। ठीक है, परसेंटेज दी हम इसको सोल्व करने वाले हैं। देखिए उसने रेट हमें क्या दी है, 10%। 10% की लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्योंकि किस्तों पर दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो लाभ लेगा ही, है ना। तो 11/10। ठीक है, यानी कि 10 रुपये उसका सीपी रहा होगा, और जो इसकी किस्त है वो किस्त कितने की होगी, वो 11 रुपये की होगी। 1 रुपये का ब्याज इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, ये किस्त हमारे पास में आ गई। एक साल में 10 रुपये की जो राशि है उसको कितने देने पड़ रहे हैं, 11 रुपये देने पड़ रहे हैं। जो सीआई होता है वो क्या होता है, वो हर साल इतने ही गुना हो जाता है। यानी कि अगर ये 11/10 गुना है तो 2 साल में कितना होगा, 11/10 इंटू 11/10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे। यानी कि ये तो फर्स्ट साल की वैल्यू हमारे पास में है, दूसरे साल की वैल्यू क्या होगी यहाँ से निकाल लेंगे, 10,100 और 11 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 121। क्वेश्चन में बोल रहा है समान वार्षिक किस्त है। ठीक है, ये किस्त है 121 रुपये की, तो यहाँ पे भी तो 121 रुपये की किस्त होनी चाहिए, तो इसको हम बराबर करेंगे। ठीक है, इसको हम बराबर करते हैं। यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 110। ठीक है, और ये आ जाएगा 121, और यहाँ पे हमारे पास में 100 और यहाँ पे 121, तो किस्त हमारे पास में बराबर हो गई। ठीक है, ये क्या था उसका, ये उसका प्रिंसिपल था, और इतनी उसको किस्त देनी पड़ रही थी 2 साल में। ठीक है, उसने हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है, उसने किस्तों की वैल्यू हमें दी है। एक किस्त कितने की है, 5,808 रुपये की। यहाँ पर एक किस्त की वैल्यू कितनी है, 121। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो 5,808 रुपये है ये 121 की वैल्यू है। 121 की वैल्यू है हमारे पास में 5,808 रुपये। और उसने हमसे पूछा है ऋण की कुल राशि क्या थी। ऋण की कुल राशि कितनी है, 110 और 100, 210। 210 की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। ठीक है, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू क्या होगी, 5,808/121, और इंटू में उसने हमसे वैल्यू पूछी है 210 रुपये की, इंटू 210। इससे इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, देखो अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 484, तो 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 484 4 बार चला गया। यहाँ पे बच गए 16 और 80, 96। ठीक है, 96 और 8 ये भी है, यानी कि 968। 968 में अगर इससे डिवाइड करते हैं 121 से, कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है, इसका इकाई का अंक 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 48। ठीक है, 48 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 210 में, 48 की मल्टीप्लाई 210 में करेंगे, 0 तो आगे ही आएगा। 48 की कम 48, हासिल को कितने लग गए, 4। 48 दूनी 96 और 4 100। ठीक, तो उसकी राशि कितनी थी, 10,080। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसके मासिक वेतन से 25% घर के किराए के रूप में काटा जाता है, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है, और 18% अन्य पर खर्च किया जाता है। यदि उसकी मासिक बचत 7,560 रुपये है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। देखिए हेनरी क्या करता है, अपने मासिक वेतन से जितना वो कमाता है 25% घर के किराए पर खर्च करता है, और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और 18% अन्य खर्च करता है। ठीक है, ये टोटल आय का खर्च करता है, आय का ही 25%, आय का ही 15% और आय का ही 18%। तो यहाँ से हम देखते हैं उसने टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिया आय का। 25 और 15 कितने हो गए, 40। 40 और 18 58, तो 58% तो उसने खर्च कर दिया, आय का 58% खर्च कर दिया। टोटल आय कितनी होगी, 100%। ठीक है, 100% में से 58 कटाएंगे तो बचा लिया कितना होगा, 42%। 42% उसने बचा लिया होगा, है ना। और इस 42% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कह दी है, उसने बचाया कितना है, 7,560 रुपये। ठीक है, 7,560 रुपये जो है ये 42% की वैल्यू है। यहाँ से एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 7,560/42। उसने उसका मासिक वेतन हमसे पूछा है, मासिक वेतन क्या था, 100%। 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे,
देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कर लो, 7 छंग 42 और 7 ही कम 7 और 0 7 8 56, ये आ गया 1080 और अपॉन में 6 है। 6 से अगर इसको डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 6 कम 6 यहाँ पे 4 और 6 8 48 और ये 0, ठीक है, ये आ गया 180। 180 इंटू 100 ये कितना आएगा, ये आएगा 18,000, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को एक साथ 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए और सी उसी कार्य को एक साथ 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा। देखिए हमें दिया है जो ए प्लस बी है, यानी कि ए और बी साथ में इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों में। बी और सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 दिनों में, ठीक है। इसी प्रकार ए और सी इस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम टोटल वर्क निकालते हैं इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या होगा, 60। इनकी एफिशिएंसी हम निकालते हैं, 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 दिया 60, 15 चौका 60 और 10 से डिवाइड करेंगे, 10 छक्की 60। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 6 काम कर सकते हैं। बी प्लस सी एक दिन में 4 और ए प्लस सी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी हमारे पास में आ गई। आगे उसने बोला है सी अकेले कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। देखो भाई, अगर यहाँ पे हम देखते हैं बी कितनी बार है, 2 बार, सी कितनी बार है, 2 बार, ए कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ से इनकी केले केले की एफिशिएंसी हम निकालते हैं। ये क्या आएगा, अगर इनको ऐड करते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, 6 4 10 और 3 13। तो इनकी तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 6.5, ठीक है। इतनी इनकी तीनों की एफिशिएंसी होगी अगर ये साथ में काम करेंगे। अगर तीनों की एफिशिएंसी इतनी है 6.5 और यहाँ पर हमने ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी निकाली थी, 6। अगर इसमें से 6 घटा दिया जाए, ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा दी जाए 6, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, यहाँ से निकालते हैं 6.5 माइनस के 6 इक्वल टू 0.5। तो ये सी की एफिशिएंसी हमारे पास में आ गई, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 थी और इन तीनों की एफिशिएंसी 6.5 थी। इसमें से अगर इनको घटाएंगे सी की एफिशिएंसी हमारे पास में आ जाएगी। उसने पूछा है सी अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। कार्य कितना कराना है हमें, 60 कार्य है। एक दिन में कितना कार्य करता है, सी 0.5, तो 60 कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 60/0.5। यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, ठीक है। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 5 दूनी 10, 120 दिन में सी कार्य को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक परीक्षा में छात्रों के समूह का औसत स्कोर 64 है। यदि 20% छात्रों ने 91 का औसत अंक प्राप्त किया और 25% छात्रों ने 31 का औसत अंक प्राप्त किया है, तो शेष छात्रों का औसत स्कोर क्या है। दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। देखिए परीक्षा के समूह में छात्रों का जो औसत है वो कितना हमें दिया है, 64 दिया है। परीक्षा के समूह में जितने छात्र हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं, हम ऐसी संख्या मान लेंगे जिसका 20% निकालना और 25 निकालना आसान। हम मान लेते हैं परीक्षा के समूह में कितने छात्र हैं, 20 छात्र, ठीक है। और इनका औसत हमें कितना दिया है, इनका औसत दिया है 64। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है यदि 20% छात्रों ने 91 का औसत अंक प्राप्त किया, अगर 20 का 20% हम निकालते हैं तो कितना आता है, 4, ठीक है। यानी कि 4 छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए, प्रत्येक ने 91 अंक प्राप्त किए। इनका औसत कितना है, इनका औसत है 91, ठीक है। आगे उसने बोला है और 25% छात्रों ने 31 का औसत अंक प्राप्त किया। 20 का 25% निकाल लेंगे, इसका 1/4, 4 पंजे 20, ठीक है, कितना होगा 5। 5 छात्रों के जो औसत अंक है वो कितने हैं, 31। और उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है शेष छात्रों का औसत स्कोर क्या है। 5 बंदे यहाँ पे हो गए और 4 बंदे यहाँ पे हो गए, कितने बंदे कवर हो गए, 9 बंदे। हमने बंदे कितने मानने थे, 20, तो बाकी कितने बचे, बाकी हमारे पास में बच गए 11 बंदे, ठीक है। 11 बंदों का औसत स्कोर हमें बताना है कितना है, ठीक है। यहाँ से इनका योग निकालते हैं। अगर हर एक बंदे के पास में 64 है तो 20 बंदों के पास में कितना होगा, 20 बंदों के पास में होगा 1280, ठीक है। अगर हर एक बंदे के पास में यहाँ पे 91 है तो 4 बंदे के पास में कितना होगा, 4 × 4 और 4 × 36, 364 है,
ठीक है। अगर यहाँ पे हर एक बंदे के पास में 31 है तो 5 बंदों के पास में कितना होगा, 5 ही कम 5 और 5 दिया 15, 155। यहाँ पर जितना योग हमारे पास में 1280 है इक्वल टू, ठीक है, इतना योग यहाँ पर होना चाहिए इनको ऐड करने के बाद में। ठीक है, ये कितने हो गए, इनको ऐड करते हैं, ये हो गए 5 4 9, 6 और 5 11 1, 3 और 1 4 और 1 5, 519। 9 बंदों का टोटल योग हमारे पास में कितना आ गया, 519। 1280 में से 519 घटाएंगे तो 11 बंदों का योग हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 761। ठीक है, यानी कि जो 11 बंदे यहाँ पर है, इन 11 बंदों का योग कितना रहा होगा, 761, और इनकी एवरेज हमें बतानी है। 11 बंदों का योग हमारे पास में 761 है, तो हर एक बंदे के हिस्से में कितना आया, यहाँ से निकाल लेंगे 761/11। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 छक्की 66, ठीक है, यहाँ पे 10 बच गए 101, और 11 नम 99, यहाँ पे 2 बच गए, ठीक है, 2 बच गए, और 11 ही कम 11, और 11 88। दशमलव के एक स्थान तक उसने हमसे पूछा है, तो इसको हम 0.2 मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इन 11 बंदों का औसत हमारे पास में कितना आया, ऑप्शन नंबर 2, 69.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक व्यक्ति ने कुछ गति पर एक निश्चित दूरी तय की। अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से आगे बढ़ता है तो उसे 30 मिनट कम लगते हैं। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा हो जाता है तो उसे 30 मिनट और लगते हैं। उसकी मूल गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये आपको बतानी है। देखिए, आपने इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, ये वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे कि अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो उसको 6 घंटे कम लग जाते हैं, लेकिन अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो उसको इतना टाइम ज़्यादा लग जाएगा या इतना टाइम कम लग जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे। ठीक है, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं तो आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर दोनों स्पीडों की मल्टीप्लाई S1 इंटू S2 अपॉन दोनों चालों का डिफरेंस S1 माइनस के S2। ठीक है, इन दोनों चालों का डिफरेंस और इनटू में टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, देखो, उसने पहली कंडीशन हमें क्या दी है, अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से आगे बढ़ता है तो 30 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं। देखो, हमने मान लिया जो उसकी पहली स्पीड थी वो कितनी थी, s किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, अब उसने स्पीड बढ़ा दी कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड कितनी हो गई, s प्लस के 6। ठीक है, पहले हमने जो स्पीड थी वो s माननी थी। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस अपॉन में आएगा, इनका डिफरेंस है 6 का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इनटू में टाइम, उसको कितने मिनट कम लगते हैं, उसको 30 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन उसने हमें क्या दी है, उसने बोला है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा हो जाता है तो उसको 30 मिनट और लगते हैं। ठीक है, हमने स्पीड क्या माननी थी, s। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर देता है, s माइनस के 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 4, और इनटू में टाइम, टाइम कितने अधिक लगता है उसको, 30 मिनट अधिक लग जाते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास में आ गई, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। उसने पूछा है उसकी मूल गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। मूल गति हमने क्या माननी है, s किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, और 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो और इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 30 से 30 तो कट ही जाएगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये कितना आएगा, 2s, और इनटू में s प्लस के 6। ठीक है, इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3s इंटू s माइनस के 4। ठीक है, s से s कट जाएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इधर आएगा 2s और प्लस के 6 दूनी 12 इक्वल टू इधर आएगा 3s और माइनस के 3 चौक 12। ठीक है, माइनस के 12, यहाँ पर 2s है प्लस के और यहाँ पे 3s है प्लस के, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा, s प्लस के s इक्वल टू ये 12 इधर माइनस के है तो इधर लेके जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 12 और 12 24,
तो उसकी मूल स्पीड हमारे पास में कितनी आ गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है समान वर्ग की टाइल्स एक दीवार पर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई और 4 मीटर ऊंचाई में तय की जानी है। दीवार को ढकने के लिए कितनी बड़ी संभव टाइल्स की आवश्यकता होती है। देखिए मान लो ये कोई दीवार है, ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई हमें उसने दे रखी है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमें कितनी दी है, इसकी लंबाई दी है 3.5 मीटर। ये 50 सेंटीमीटर है, अगर इसको हम मीटर में बदलते हैं तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 3.5 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई हमें दी है 4 मीटर। और उसने हमसे पूछा है दीवार को ढकने के लिए कितनी बड़ी संभव टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखो हमारे पास में क्या है, 3.5 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 7/2। उसकी लंबाई हमारे पास में है और उसकी चौड़ाई हमें दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। वो दीवार पर किस प्रकार की टाइलें लगाता है, वर्ग के प्रकार की टाइलें लगाता है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ठीक है, अगर हमें एक टाइल की भुजा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF, इन दोनों का जो HCF होगा वो एक टाइल की भुजा होगी। फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू होती है उसका HCF आप कैसे लेते हो, ऊपरले वालों का HCF और निचले वालों का LCM। अगर 7 और 4 का हम यहाँ पर HCF लेते हैं तो कितना आएगा, 1। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर नीचे का हम LCM लेते हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर इनका LCM क्या आएगा, 2। ठीक है, तो एक टाइल की जो भुजा है मेरे पास में कितनी आ गई, 1/2। अगर टाइल की भुजा 1/2 है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, वर्ग का एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, एक टाइल का एरिया हमारे पास में इतना है। अगर एक टाइल का एरिया हमारे पास में इतना है, हमने मान लिया जी ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें n टाइलें लगी है। ठीक है, तो n टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, n इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, ये n टाइलों का क्षेत्रफल हमारे पास में आ गया है जो इस एरिया में लगी है। और ये बराबर होगा ये जो दीवार है इस पूरे दीवार के क्षेत्रफल के। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई हमें कितनी दी है, 3.5 इंटू 4। इसका क्षेत्रफल हमारे पास में इतना होगा। ये एक आयत के आकार की है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो इसको हमने इससे इक्वेट किया। इस दीवार पर जितनी भी टाइलें लगी है उनकी संख्या हमने क्या माननी है, n। अगर सबसे बड़ी एक ही टाइल हमें लगानी है तो यहाँ पर क्या होगी, n होगी। तो n की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। अपॉन में है 2 इंटू 2, इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएंगे। 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2। ठीक है, और इंटू में 4, और ये 4 भी इधर चला जाएगा, इंटू 4। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 7 चौका 28, 28 दूनी 56। तो सबसे बड़े संभावित टाइल की लंबाई कितनी होगी, 56। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक दुकानदार लागत मूल्य से 32% ऊपर अपना माल चिन्हित करता है। वह चिन्हित मूल्य पर 3/5 माल बेचता है, 1/5 बाजार मूल्य पर 20% की छूट पर और शेष चिन्हित मूल्य पर की 40% पर बेचता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या है। देखिए उसने क्या किया, एक दुकानदार ने लागत मूल्य 32% ऊपर अपने माल का चिन्हित कर दिया। ठीक है, मान लो उसका जो CP था वो 100 रुपये था, तो इसने इससे 32% ज़्यादा जो MP रहा होगा वो कितना होगा, 132। आगे उसने बोला है वह चिन्हित मूल्य पर 3/5 माल बेचता है, यानी कि अगर उसका माल 5 था तो उसने कितना बेच दिया, 3 बेच दिया अंकित मूल्य पर ही। उसने यहाँ पर कितने का डिस्काउंट दिया, उसने यहाँ पर 0% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, प्लस आगे उसने बोला है 1/5 बाजार मूल्य पर 20% छूट पर बेचा। ठीक है, 1/5 हिस्सा उसने क्या किया, 20% की छूट पर बेच दिया। ठीक है, प्लस आगे उसने बोला है और शेष चिन्हित मूल्य पर की 40% छूट पर बेचता है। चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट पर बेचता है। देखिए 3/5 हिस्सा तो उसने 0% की छूट पर बेचा, 1/5 हिस्सा उसने 20% की छूट पर बेच दिया, तो बाकी हिस्सा कितना बचा, बाकी हिस्सा हमारे पास में बच गया 3 और 1 4, टोटल 5 करने के लिए 1/5 इतना हिस्सा।
इतना हिस्सा उसने क्या किया, 40% की छूट देकर बेचा। ठीक है, तो टोटल उसने कितना डिस्काउंट दिया वो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्काउंट, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 और 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 और 4 12, तो टोटल 12% का डिस्काउंट दिया उसने। ठीक है, उसका अंकित मूल्य कितना था, 132 रुपये। 132 रुपये पर 12% का डिस्काउंट दे के बेचेगा तो कितने में बेच देगा, यहाँ से निकालते हैं उसका एसपी। 132 रुपये पर कितने की छूट देगा, 12% की छूट देगा। ठीक है, अगर 12% की छूट देगा तो कितने में बेच देगा, 88/100 में। ठीक है, इतने में बेच देगा वो, तो यहाँ से इसका एसपी हमारे पास में आ जाएगा। 132 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 8 में इसको तोड़ सकता हूँ। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 कम 8 और 2 10, ये इतना आ जाएगा 1056 और इंटू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में 100 है। ठीक है, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 5 11। ठीक है, 5 0 और यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो 11 के मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा और अपॉन में 100 भी है, तो यहाँ पे आएगा 116.16, इतना हमारे पास में आ गया उसका एसपी। उसने हमसे क्वेश्चन में उसका लाभ या हानि पूछी है। ठीक है, 100 रुपये उसका सीपी था, बेचा उसने कितने में, 116.16 में, तो उसको लाभ हो गया, कितने का लाभ हो गया, 16.16 का। 16.16 का लाभ हो गया 100 पर। 100 पर क्या होता है, वो परसेंटेज ही होता है, यानी कि 16.16% का लाभ हो गया उसको। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, वह संख्या क्या है जो हमेशा 2 अंकीय संख्या के योग का कारक है, यानी कि गुणनखंड है, और संख्या के अंकों को जोड़कर प्राप्त की गई संख्या है। ठीक है, हम रैंडमली कोई भी 2 संख्या मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई 40 संख्या है और यहाँ पर इसके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है वो 64 है। उसने पूछा है अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये किसका मल्टीपल होगी, उसने ये हमसे पूछा है। ठीक है, देखो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 4 10। ठीक है, 6 और 4 10 1 11, ये हमेशा किसका मल्टीपल होगी, ये हमेशा 11 का मल्टीपल होगी। और अगर इनका डिफरेंस करते हैं, ये किसका मल्टीपल होगी, यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पे 14 में से 6 गए, ये कितने बच गए, 8। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 1, और 5 में से 4 गए तो 1, तो ये हमेशा 9 का मल्टीपल होगी। ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। किसी संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या अगर उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो किसका मल्टीपल होती है, वो 11 का मल्टीपल होती है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नहीं है कि ये इन्हीं संख्या पे लागू होगी, आप कोई भी संख्या ले सकते हो रैंडमली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 25% की दर से मूल्यह्रास करता है, यानी कि घट जाता है। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में उसके मूल्य के बीच का अंतर 24,000 रुपये है तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य क्या होगा। देखिए, जो मशीन का मूल्य है प्रतिवर्ष कितना घट जाता है, 25% घट जाता है। अगर 25% कम की फ्रैक्शन हम देखेंगे तो कितनी होती है, 25% ये होती है 3/4। अगर उसका मूल्य 4 रुपये था तो घटकर कितना हो गया, 1 साल में 3 हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की। सेकंड ईयर में अगर उसका मूल्य 4 रुपये था तो हर साल कितना कम होता है, 25%, यानी कि 4 से कितना हो गया होगा, थर्ड ईयर में 3। और यहाँ पर उसने हमें दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 24,000 रुपये, यानी कि इनका जो डिफरेंस है हमें कितना दिया है, 24,000 रुपये। हमारे हिसाब से कितना है, 1, और क्वेश्चन में हमें दिया है 24,000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 24,000। ठीक है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ। अगर हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इनका रेशो क्या रहा होगा, तो सेकेंड ईयर में भी ये 25% घटी होगी, है ना। अगर फर्स्ट ईयर में ये 4 थी तो सेकेंड ईयर में कितनी हो गई होगी, 3 हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ भी इनका रेशो कितना होगा, इनका रेशो होगा 4:3। यहाँ पर अगर एक की वैल्यू कितनी है, 24,000 है, तो यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल लेंगे सेकेंड ईयर की। 4 की वैल्यू क्या होगी, 96,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में ये कितनी है, 3 है,
लेकिन यहाँ पे हमने निकाल ली कितनी है 96,000। तो मैं कह सकता हूँ जो 3 की वैल्यू है वो कितनी है, वो 96,000 है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ईयर की उसने हमसे क्वेश्चन में पूछी है, तो फर्स्ट ईयर की कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 32,000। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 32,000। ठीक है, 000 तो आएगा ही आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, ये इतनी हो जाएगी 1,28,000। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा अंश है। ठीक है, देखिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन एलसीएम जो है, एलसीएम लेना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप 2-2 को चेक कर लो या 3-3 को चेक कर लो। ठीक है, हम यहाँ पर 2-2 को चेक करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे 6/11 है और यहाँ पे 13/18 है, इन दोनों को हम पहले चेक करते हैं, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। अगर कोई संख्या छोटी होगी तो उसको हम काट देंगे। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या बड़ी आएगी वो संख्या बड़ी होगी, और जो छोटी आएगी वो छोटी होगी। ठीक है, 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18×5 90 और 18×6 108, ये कितनी आ गई 108। 11 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 3, 4 और 1, ये 143। ठीक है, तो बड़ी कौन सी है, बड़ी ये वाली है, तो ये तो काट ही दो, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसके साथ में दूसरी संख्या को। देखो नेक्स्ट संख्या क्या है, 15/22, इसको चेक करते हैं। 22 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 22 तिया 66। ठीक है, और 22 ही कम 22, 22 और 6 28, ये कितनी आ गई 286। 18 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 18×5 90 और 18 ही कम 18, 18 और 9 27, यानी कि 270। तो ये तो छोटी संख्या है, 286 बड़ी है, 270 छोटी है, तो ये भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम 13/18 को देखते हैं। 13/18 के साथ हम लगाते हैं नेक्स्ट संख्या। नेक्स्ट संख्या क्या है, 19/36। 19/36, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 36 है और यहाँ पे 18 है, तो डिनोमिनेटर हम सेम कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, 18 से इसको डिवाइड कर लो, 18 ही कम 18 और 18 दूनी 36। ठीक है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 13 दूनी 26 और ये आएगा 19 ही कम 19। तो बड़ी संख्या कौन सी है 26। ठीक है, ये संख्या हम नहीं लेंगे, ये छोटी हो गई। अब हम 13/18 के साथ में कंपेयर करते हैं नेक्स्ट संख्या को, 25/33 को। देखिए 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, ये कितना आएगा 13×3 39 और 13×3 39 और 3 हासिल के थे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 42, यानी कि 429। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18×5 90 और 18 दूनी 36 और ये कितना आ जाएगा 45। तो बड़ी संख्या कौन सी है 25/33, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये तो छोटी होगी 429, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस वीडियो में 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो हमने सोल्व किए। इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।